दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि अभी भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 42,80,422 हो गई है। अच्छी बात ये है कि 33,23,950 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात ये है कि 72,775 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि मोदी सरकार कर सकती है एक और राहत पैकेज का ऐलान। छोटे कारोबारी और मिडिल क्लास पर होगा फोकस। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच सरकार दोबारा से राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसका पूरा फोकस नॉन सैलरीड मिडिल क्लास और छोटे कारोबारी हो सकते हैं। इससे नौकरी और कारोबार में मदद मिलने का अनुमान है। यहाँ पर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार मानती है कि कोरोना महामारी के कारण नॉन सैलरीड मिडिल क्लास सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। इससे पहले केंद्र सरकार ने मई में 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा की थी। दरअसल सरकार को उम्मीद थी कि दूसरी तिमाही में आर्थिक रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन जुलाई से सितंबर की अवधि में भी इकोनॉमी में सुस्ती का अनुमान है। हालांकि इस दौरान सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौट पाई है। इन दिनों आर्थिक सुधार के लिए सरकार लगातार ही कई उच्च स्तरीय बैठक भी कर रही है। इसमें वित्तीय सिस्टम को सपोर्ट देने और राजस्व को प्रोत्साहित करने पर चर्चा हो रही है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप से इस तिमाही में भी आर्थिक सुधार के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। इस पर अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि आर्थिक सुधार के संकेत केवल तभी दिखाई देंगे जब मरीजों की संख्या में कमी या फिर दवाइयों की बाजार में उपलब्धता होगी, जो फिलहाल एक दूर का सपना लग रहा है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि बेकाबू कोरोना पर राहुल गांधी बोले मोदी सरकार के कुप्रबंध के कारण बिगड़ रहे हैं हालात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामले बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस खतरनाक वायरस से अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण हालात बिगड़े हैं। भारत में कोरोना के कुल केस दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। वीकेंड टैली में भारत में अमेरिका और ब्राजील की तुलना में अधिक मामले हैं। दुनिया में कोरोना के कुल मामलों में रविवार को भारत की हिस्सेदारी 40% थी। राहुल ने अपने ट्वीट में सबसे सुरक्षित रहने की अपील भी की है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर LIC में हिस्सा बेचने को लेकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पे रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक शर्मनाक प्रयास है। दोस्तों अगर आप राहुल गांधी से सरोकार रखते हैं, यानी कि राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं, तो कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि PUBG की भारत में दोबारा होगी वापसी, खत्म होगा गेम का चीनी कनेक्शन। PUBG मोबाइल गेम को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। PUBG मोबाइल गेम के भारत में प्रतिबंधित होने के बाद PUBG गेम की मेन साउथ कोरिया कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन सक्रिय हो गई है। PUBG कॉर्पोरेशन की तरफ से मंगलवार को चीनी कंपनी टेंसेंट गेम से अलग होने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में अब भारत में PUBG के मोबाइल वर्जन के लिए टेंसेंट ऑथराइज नहीं रहेगी। साधारण शब्दों में कहें तो भारत में PUBG मोबाइल को संचालित करने का कानूनी हक चीनी कंपनी टेंसेंट के पास नहीं रहेगा। PUBG की मेन साउथ कोरिया कंपनी PUBG कॉर्पोरेशन ही भारत में PUBG मोबाइल की पब्लिशर कंपनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि PUBG कॉर्पोरेशन ने अपने बयान में कहा है कि भारत में PUBG मोबाइल गेम की पब्लिशिंग की सारी जिम्मेदारी कंपनी खुद संभालेगी। साथ ही कंपनी ने आने वाले दिनों में भारत में PUBG के एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतरीन बनाने का ऐलान किया है। PUBG कॉर्पोरेशन ने कहा है कि वो भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझती है और भारत सरकार के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजना चाहती है। साथ ही कंपनी ने भारतीय कानून के हिसाब से भारत में गेम को दोबारा से उपलब्ध कराने की बात भी कही है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या PUBG भारत में दोबारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं तो देना पड़ेगा आधार कार्ड, दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अगर कोई कोरोना टेस्ट करवाना चाहता है तो उसे दिल्ली के पते का सबूत देना होगा, और उसके लिए आपको आधार कार्ड दिखाना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये आदेश जारी कर दिया है। आधार कार्ड के अलावा कोरोना टेस्ट के लिए ICMR का फॉर्म भी भरना जरूरी होगा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में कोविड-19 के लिए स्वेच्छा से RT-PCR जांच करवाने वालों के लिए चिकित्सक का पर्चा अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी जांच प्रयोगशालाओं से कहा है कि वे प्रतिदिन ऐसे 2000 लोगों की कोविड-19 की जांच करें जो स्वेच्छा से कराना चाहते हैं।
और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि SBI ATM कार्ड में आया नया सेफ्टी फीचर, धोखाधड़ी का तुरंत लगेगा पता। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI अपने ग्राहकों को ATM फ्रॉड के बारे में अलर्ट करने के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है। अब जब भी बैंक को आपके खाते के लिए बैलेंस पूछताछ या फिर मिनी स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट प्राप्त होगी तो तुरंत ही बैंक की ओर से एक SMS ग्राहक के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। बैंक का कहना है कि धोखेबाज आपके अकाउंट का बैलेंस पता करने के लिए ऐसा करते हैं। इससे ये लाभ होगा कि अगर ग्राहक द्वारा रिक्वेस्ट किए बिना ही उसे बैलेंस पूछताछ या फिर मिनी स्टेटमेंट का मैसेज आएगा तो आप अपना ATM कम डेबिट कार्ड को तुरंत ही ब्लॉक करा सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों के पैसे की सुरक्षा के लिए इस फीचर को लॉन्च किया है। SBI की ये सुविधा इसके ग्राहकों को देश में बढ़ते ATM धोखाधड़ी के मामलों से बचाने में मदद करेगी। SBI के ग्राहक कस्टमर केयर पर कॉल करके नेट बैंकिंग के माध्यम से और SBI क्विक ऐप के जरिए अपने ATM कम डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैंक ने अपने ग्राहकों को ATM फ्रॉड को लेकर जागरूक रहने के लिए कहा है। बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को उनके मोबाइल पर आने वाले किसी भी बैंकिंग लेन देन या फिर मिनी स्टेटमेंट के मैसेज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और अगर उनकी जानकारी के बिना ही लेन देन हुआ हो तो कार्ड को ब्लॉक कराना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी ATM या फिर अपने कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सावधानी जरूर बरतें और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जेल में कटेगी रिया चक्रवर्ती की रात, कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने मंगलवार को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि NCB ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद रिया को मेडिकल जांच के लिए साइन अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में रिया को पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने किया ट्वीट, कहा कि चीन ने माना अरुणाचल से गायब युवक, उसके पास वापसी की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए 5 युवक चीन के क्षेत्र में मिले हैं। इसकी पुष्टि खुद चीनी सेना ने कर दी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने कहा है कि चीनी सेना ने भारतीय सेना द्वारा भेजे गए हॉटलाइन संदेश का जवाब दिया है। चीनी सेना ने पुष्टि की है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए युवक उनके क्षेत्र में पाए गए हैं। युवकों को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस के विधायक ने ये दावा किया था कि भारत के 5 युवकों को अगवा कर लिया गया है। विधायक के दावे के बाद भारतीय सेना की ओर से इस बारे में चीनी सेना को शिकायत भी की गई थी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि हमारे यहाँ के लोग अपने जानवरों को घुमाने के लिए खेतों के पास जाते हैं। इस बार जब कुछ युवक मछली पकड़ने गए तो चीनी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। कांग्रेस विधायक ने दावा किया कि इससे साबित होता है कि चीनी सेना सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी LAC तक आ गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने चेताया, बाहर से लोग आए 10 दिन में और बढ़ेंगे कोरोना केस। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगले 10 दिनों में राजधानी में कोरोना के केस बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाल ही में खुली है, कुछ त्योहार भी है, लोग बाहर से आए हैं, इसलिए हो सकता है कि अगले कुछ दिन में राजधानी में कोरोना के केस में इजाफा हो। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर एक भी पेशेंट पॉजिटिव होता है और समय से उसे नहीं ढूंढा गया तो हो सकता है कि वो 4 और लोगों को पॉजिटिव करेगा, इसलिए हम बड़े स्तर पर टेस्ट करा रहे हैं। हो सकता है कि अगले 10 से 15 दिन तक कुछ और बढ़े। उन्होंने कहा कि कुछ दिन मामले और बढ़ेंगे, फिर इसमें कमी आएगी। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री से जब ये पूछा गया कि क्या दिल्ली में कोरोना का सेकंड वेव आ गया है तो उन्होंने कहा कि ये टेक्निकल मामला है, ना तो देश में कोरोना खत्म हुआ है और ना ही दिल्ली में। सेकंड वेव या सेकंड स्पाइक उसको कह सकते हैं जब पहली बार कोरोना खत्म हो जाए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि हरियाणा में स्कूल खोलने की तैयारी, ट्रायल के तौर पर शुरू होगी 10वीं और 12वीं की क्लास। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 4 में ज्यादातर काम धंधों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन स्कूल और कॉलेज और सिनेमा घरों को अभी 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इनके बारे में अगले महीने कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन हरियाणा सरकार एजुकेशन सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए फुल मूड में है। सरकार ने ट्रायल के तौर पर करनाल और सोनीपत के 2 सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं तक की कक्षाएं लगवाने का फैसला किया है। सरकार ने ये फैसला बच्चों के अभिभावकों की इच्छा जानने के बाद किया है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि राज्य सरकार स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसे केंद्र सरकार के आदेश का इंतजार है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अनलॉक 4 की गाइडलाइन में केंद्र की सरकार ने 21 सितंबर से 50% टीचर और अन्य स्टाफ
के साथ स्कूल खोलने की इजाजत दी हुई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि रूस ने आम जनता के लिए बाजार में उतारी कोरोना वैक्सीन। भारत के लिए भी आई अच्छी खबर। दोस्तों आपको बता दें कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि रूस ने नागरिकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन के पहले बैच का प्रोडक्शन पूरा कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि एक खबर के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्रकारों से कहा है कि रूसी क्षेत्रों में इस वैक्सीन को जल्द ही सप्लाई करने की उम्मीद है। उधर भारत में भी जल्द ही लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन मुहैया होगी। दोस्तों अच्छी खबर ये है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को दूसरे दौर के इंसानों पर ट्रायल की परमिशन मिल गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रूस ने पिछले महीने अपने वैक्सीन को रजिस्टर किया है, जिसके साथ ही ये कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 अगस्त को वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू करने का अनाउंसमेंट किया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि उमंग ऐप के जरिए घर बैठे जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट। दोस्तों आपको बता दें कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने या जमा करने के लिए अब बैंक या CSC या फिर EPFO के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। उमंग ऐप की मदद से आप घर बैठे ही अपने स्मार्टफोन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाकर जमा कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उमंग ऐप से ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके पास 12 अंकों का आधार नंबर और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही पेंशन जारी करने वाली संस्था, चाहे वो बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस या कोई भी एजेंसी हो, उसके पास आपका आधार नंबर रजिस्टर होना चाहिए और एक बायोमेट्रिक डिवाइस जो आपके उंगलियों के निशान को कैप्चर कर सके और कम से कम विंडोज 7 वाला कंप्यूटर या लैपटॉप या कम से कम एंड्रॉइड फोन वाला मोबाइल होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि गूगल प्ले स्टोर से सबसे पहले उमंग ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप खुलने पर इसमें जीवन प्रमाण सर्विस सर्च करें। इसके बाद अपने मोबाइल में बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करें। जीवन प्रमाण सर्विस के तहत जनरल लाइफ सर्टिफिकेट के टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर पेंशन ऑथेंटिकेशन टैब में आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर दिखेगा। दोनों चीजें सही हैं तो जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करें। अपने मोबाइल पर आए OTP नंबर को निर्धारित जगह पर भरें और सबमिट करें। अपना बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से अपना फिंगरप्रिंट स्कैन करें और फिंगरप्रिंट मिलने के साथ ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा। सर्टिफिकेट देखने के लिए व्यू सर्टिफिकेट पर क्लिक करें। आधार नंबर की मदद से इसे देखा जा सकेगा। तो दोस्तों अब आपको लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने में दिक्कत नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि यूपी में अब नहीं होगा लॉकडाउन, सिर्फ इन दिनों में बंद रहेंगे बाजार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब संडे का भी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में लागू साप्ताहिक लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। अब बाजार अपनी साप्ताहिक बंदी में ही बंद रहेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि हर एक रविवार को बाजारों की प्रदेश व्यापी साप्ताहिकी बंद के स्थान पर अब बाजारों की साप्ताहिक बंदी पहले की व्यवस्था के हिसाब से रहेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जगहों पर सभी होटल और रेस्टोरेंट का संचालन कराया जाए। इस दौरान संक्रमण से सुरक्षा के सभी मानकों का पालन होगा। अब सरकार ने शनिवार के बाद अब रविवार की बंदी को भी खत्म कर दिया है, यानी कि अब बाजारों में पुरानी व्यवस्था लागू की जा सकेगी। सीएम ने कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को तेजी से बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के बारे में लोगों को विशेष रूप से जागरूक करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अगर आप भी रिव्यू को पढ़कर शॉपिंग करते हैं तो नकली फीडबैक से रहें सावधान। दोस्तों आपको बता दें कि अमेजन हो या फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी शॉपिंग वेबसाइट जहां से हम खरीदारी करते हैं, सामान खरीदने से पहले हम अक्सर उस प्रोडक्ट के रिव्यू को पढ़ते हैं। उसके बाद रिव्यू के आधार पर हम ये तय करते हैं कि उस सामान को खरीदना है या नहीं। इसको लेकर कई बार शिकायतें भी आई हैं। हाल ही में अमेजन पर कई फेक रिव्यू की बात भी सामने आई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिपेंडेंट सेलर द्वारा वेबसाइट पर 1 स्टार रिव्यू दिया जाता है। खबर के मुताबिक नकली फीडबैक के कारण कई लोग प्रभावित होते हैं, जो कि ये मानते हैं कि इससे उन्हें गलत परिणाम भुगतना पड़ा है। उपभोक्ता अधिकार चैंपियन अब UK वॉच डॉग से जांच की मांग कर रहे हैं। अमेजन का मानना है कि आश्चर्य की बात है कि कुछ ऑनलाइन रिटेल विक्रेता फीडबैक के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नकली फीडबैक देने के पैसे भी दिए जाते हैं। हालांकि अमेजन रिव्यू में हेराफेरी से निपटने की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब प्रॉपर्टी खरीदना हुआ सस्ता, इस राज्य में अब 2% कम लगेगा सेस। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता हो गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने शहरों में प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री पर स्टैंप ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सीएम दफ्तर के मुताबिक मध्य प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी कोरोना का असर पड़ा है, जिससे कि प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों का धंधा मंदा पड़ गया है। इस कारण से राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टैंप ड्यूटी पर 3% के स्थान पर 1% सेस लेने का फैसला किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थी। इससे दूसरे धंधों की तरह ही रियल एस्टेट कारोबार पर भी उल्टा असर पड़ा है। प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री
बिक्री कम हो गई है। उनके मुताबिक ये जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियां बढ़े और रियल एस्टेट क्षेत्र में भी बूम आए, इसलिए शहरों खासकर रेजिडेंशियल इलाकों में प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर स्टैंप ड्यूटी पर सेस 2% की छूट मिलेगी और ये छूट 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगी। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तेजस्वी के सामने मिथिला का सियासी दुर्ग बचाने की चुनौती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार की राजनीति का गढ़ माने जाने वाली मिथिला क्षेत्र के दरभंगा प्रमंडल का चुनावी मुकाबला काफी ही रोचक होने जा रहा है। 2015 के चुनाव में 10 साल के बाद मिथिला की सियासत ने करवट बदली थी। जनता ने विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नकारते हुए महागठबंधन को सिर आंखों पर बिठाया था। यही वजह रही कि आरजेडी मिथिला में अपनी खोई हुई सियासत को पाने में सफल रही थी। हालांकि एक बार समीकरण बदल गए हैं। नीतीश अब एनडीए खेमे की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने आरजेडी के पुराने किलों को बचाए रखने की चुनौती है। दोस्तों आपको बता दें कि दरभंगा प्रमंडल में समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिले आते हैं, जिसमें 30 विधानसभा सीटें आती हैं। मौजूदा समय में मिथिला के इन तीनों जिलों की ज्यादातर सीटों पर आरजेडी और जेडीयू का कब्जा है। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर 25 सीटों पर कब्जा जमाया था। जेडीयू ने 12 सीटें जीती थी और आरजेडी ने 11 जीती थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस को मिली थी। हालांकि इस बार राजनीतिक समीकरण बदले हुए हैं। जेडीयू एक बार फिर से बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है और एलजेपी और जीतन राम मांझी का समर्थन हासिल है। वहीं महागठबंधन में आरजेडी के साथ कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का समर्थन है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश साहनी भी महागठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में देखना है कि मिथिला के क्षेत्र में सियासी बाजी कौन मारता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि साबित करें कि हमने कहा है कि दुर्गा पूजा नहीं होगी, 101 बार उठक बैठक करूंगी। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर कहा है कि एक राजनीतिक दल दुर्गा पूजा के बारे में अफवाहें फैला रहा है। बनर्जी ने कहा है कि अब तक इस मामले पर हमारी कोई भी बैठक नहीं हुई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने कहा है कि ये साबित करके दिखाए कि बंगाल सरकार ने कहा है कि दुर्गा पूजा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर ये साबित हो जाता है तो मैं लोगों के सामने 101 बार उठक बैठक करूंगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव बोले बिना गठबंधन के चुनाव लड़े तो जेडीयू दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में अकेले ही चुनाव लड़े तो जेडीयू को उनको दहाई से भी कम के आंकड़ों में सीट मिलेगी। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी के उन चुनाव का जिक्र किया जब वे अकेले चुनाव लड़ी थी। उन्होंने कहा कि साल 1995 में जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा और महज 7 सीट ही जीत पाई थी। इसके अलावा 2014 में भी उन्होंने वामपंथी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और उन्हें महज 2 ही सीटें मिली थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये दावा किया कि नीतीश कुमार की पार्टी अकेले चुनाव लड़ने पर दहाई में भी सीटें नहीं जीत पाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश हुई। सिक्किम, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई। वहीं असम, गंगे, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी 1-2 स्थानों पर मध्यम भारी मानसून की बारिश देखने को मिली। झारखंड, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गोवा में 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हुई, जबकि दिल्ली, हरियाणा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और त्रिपुरा में कहीं कहीं हल्की और 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें दर्ज की गई। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में मध्यम से भारी मानसून की बारिश जारी रहने की संभावना है। कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, केरल, आंतरिक तमिलनाडु, रायलसीमा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी और उत्तरी उड़ीसा, पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय और नागालैंड में भी मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेंगी। इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों और उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश कहीं कहीं पर हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान से लेकर गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वोत्तर भारत में एक चक्रवाती सिस्टम असम और इससे सटे भागों पर बना हुआ है। इसके अलावा एक नया मौसमी सिस्टम चक्रवाती क्षेत्र के रूप में आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की खाड़ी पर विकसित हो गया है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।